हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। यूक्रेन जंग को शुरू हुए एक लंबा अरसा हो गया। लंबा अरसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले साल फरवरी में यह जंग शुरू हुई थी, लेकिन अभी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन जंग के सिलसिले में अमेरिका और रूस के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने कुछ खास बयानात दिए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस जंग नहीं जीत सकता, और रूस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जंग लंबी चल सकती है, दसियों साल चल सकती है, उन्होंने ये कहा है। और इस बीच में हमने जैसे कि अब से पहले खबर दी थी कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की अपने पीस प्लान के सिलसिले में चीन से मिल चुके हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर मिल चुके हैं। उसके बाद वो अरब लीग जद्दा आए थे, वहां भी अपनी बात रखी थी। उसके बाद G7 हिरोशिमा में जो हुई, 7 मुल्कों के G7 मुल्कों के सरबराह मिले, वहां भी वो अपनी बात रखने गए थे। उनके इस सब से ऐसा लग रहा है कि वो जंगबंदी जरा जल्दी चाहते हैं, क्योंकि तबाही उनके मुल्क की ज्यादा हो रही है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं। आजकल वो श्रीनगर में हैं और दिल्ली की गर्मी से बच करके जरा वहां गए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ये अच्छा वक्त है। दिल्ली में भी बीच बीच में कभी कभी बारिश हो रही है। शेख मंजूर साहब, बताइए कि ये दोनों तरफ से जो एक नैरेटिव या तो बनाया जा रहा है या ये असेसमेंट है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और रूस ये बिल्कुल एक तरह से आमने सामने है इस जंग में? बहुत से लोगों का कहना है कि यूक्रेन को तो एक तरह से मोहरा बनाया गया है तबाही के लिए। आप इसको क्या कह रहे हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, जैसे आपने कहा है, ये प्रॉक्सी वार है हम्म। जिसमें बेसिकली ये एक तरफ यूएस एंड उसके अलाइज है, दूसरी तरफ रशिया है। अब यूएस का जो स्टेटमेंट आया है कि रशिया कभी भी जंग नहीं, ये पूरा जो जंग है यूक्रेन के बारे में वो नहीं जीतेगा, ये एक वेग टर्म है। हम्म। अगर यूएस का ये कहना है कि रशिया सारे यूक्रेन पर काबिज नहीं हो सकेगा, तो उस हद तक हम मानने को तैयार है। लेकिन ये एक फैक्ट है, पिछले 15 महीनों से यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका, अराउंड 20% टेरिटरीज की जो है वो रशिया के कब्जे में है। और जो भी कोशिशें हुई है अभी तक उसको लिबरेट करने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं हुए। इसमें कभी कुछ पार्ट्स गेन करते हैं, फिर लूज करते हैं, और ये जंग ऐसा ही चलता रहेगा। हाल ही में एक और बड़ा स्टेप जो है यूएस ने लिया है, वो शायद अब F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो उनको फराहम करेगा, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जंग में शुद्धता आ जाएगी। लेकिन ये बात हर एक को पता है कि इतना आर्म्स एंड एम्यूनिशन देने के बावजूद, इतना मिलिट्री सपोर्ट देने के बावजूद, पॉलिटिकल सपोर्ट देने के बावजूद मामला जूं का तो ही है। बहुत कम फर्क आई है पिछले 8-9 महीनों में कि इसका जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन है वो वहां के वहां ही है। अब हम उसका दूसरा पहलू भी देखेंगे। हाल ही में यूएस ने पुश करके ज़ेलेंस्की को पहले अरब लीग के समिट में भेजा। उसने वहां पर मिले भी वो बहुत सारे, लेकिन अगर आप देखेंगे उन्होंने कंडेमनेशन नहीं की इसकी। ये एक बड़ी बात है। वो उन्होंने सुना, बातचीत की, हर एक चीज ओपनली उन्होंने इसको इन्वेजन करार नहीं दिया है। दूसरी बात, जब वो G7 मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले और उनको इनवाइट भी किया यूक्रेन विजिट करने का, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। रेफरेन किया उसको कि एक इन्वेजन है, या
हालांकि उसके बाद थोड़ा रशिया नाराज भी रहा किसी हद तक, लेकिन वो नाराजगी अपरेंटली उनको डिप्लोमेटिकली कन्वे करना था। हम इस स्टैंड से खुश नहीं, मीटिंग से खुश नहीं थे ओवरऑल, लेकिन रिलेशन जो ऐसे ही ठीक है। ये दिखाता है कि जंग ये सही है, जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, जंग के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और इसीलिए चाइना ने कल भी ये रिपीट किया है, वो इस जंग में न्यूट्रल है, क्योंकि उसने एक जो फार्मूला दिया था वो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। यूएस के कुछ लोगों ने उस पर लचक दिखाई है, लेकिन ओवरऑल जो मेन सपोर्टर है यूएस और यूक्रेन, वो इस पर राजी नहीं है। चाइना का ये था कि जो हिस्से इस वक्त रशिया के कब्जे में हैं, इसको डिस्प्यूटेड मानिए, लेकिन बातचीत शुरू कीजिए कि एंड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को। लेकिन यूक्रेन का ये दावा है, कहना है कि जब तक हमें टोटल जो है इनकी टेरिटरी है वापस नहीं मिलेगी, वो इस पर समझौता नहीं करेगी। इसलिए बातचीत में अभी कोई पेशरफ नहीं होगी, न जंग में, यानी कि कभी ये तेजी आ जाएगी इसके, कभी ये बहुत कम हो जाएगा। और कल ही हमने देखा जैसे उनको F-16 मिले, रशिया ने भी अपने वार हेड्स जो है बेलारूस पहुंचाए, यानी कि एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बन रहा है जो वर्ल्ड के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए बड़ा डेंजरस है। क्योंकि एक मामूली सी गलती किसी भी तरफ से हो तो वो सारी दुनिया को अपने लपेट में लेगा। ऑलरेडी जो सैंक्शंस लग गए हैं रशिया पर या बेलारूस या दूसरे कंट्रीज पर, इससे एक क्राइसिस पैदा हुई है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सारे क्राइसिस पैदा हुए। अब बहुत सारी छोटी बड़ी कंट्रीज अपने नेचुरल गैस या हाइड्रोकार्बन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए रशिया का रुख कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने ही दावा किया कि 5-8 दिनों के अंदर उनको रशिया से पहली खपत गैस की, ये तेल की आ जाएगी। और इसी तरह इंडिया लेता है, चाइना लेता है, या दूसरे कंट्रीज जो है छोटे छोटे कंट्रीज, क्योंकि वो कहते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस है, इससे उनको 30% कम दाम में मिलता है। ये एक बड़ी सिचुएशन जो है पिक्यूलर है, इससे अमेरिकन इकोनॉमी भी हिट हो रही है। और अगर वो सिर्फ सप्लाई करता रहा मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री, ये उनके हाँ भी हाल ही में ये आया था कि अगर अमेरिका अपने जो डेट क्राइसिस को ठीक नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर हमें नहीं लगता है इसका कोई इमीडिएट सॉल्यूशन है जो दोनों जो फरीकैन हैं उनको मंजूर होगा। देखना आइंदा इसमें इंटेंसिटी बढ़ और हो जाएगी या अभी कम ही ऐसा ही रहेगा। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका अब ये F-16 दे रहा है, जिसके लिए अब तक वो बचते रहे हैं, बुनियादी तौर पर उस वक्त ये कहा जाता था कि ऐसे कोई हथियार वो नहीं दे रहे जिससे वो एयर स्ट्राइक कर सके रूस के अंदर जाकर के। ऐसा ना हो कि वो डायरेक्ट लड़ाई फिर हो जाए अमेरिका और यानी नेटो और रूस के बीच में। अब ये F-16 का देना इस एक तरह से और जंग को बढ़ाने वाली बात है, जैसा कि आपने भी कहा। इसमें तो यूरोपियन मुल्क जो इमीडिएट नेबर्स हैं यूक्रेन के, उनके लिए मुसीबत और बढ़ने वाली है। अभी ऑलरेडी वहां कई मुल्कों में स्ट्राइक्स हो रही हैं, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। आपको क्या लगता है ये अगर दसियों साल चली जिस तरह से रूस की तरफ से आवाज आ रही है, ऐसे में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं इन मुल्कों के? देखिए 10 साल तो नहीं चलेगी, लेकिन लंबी चलेगी। और ये जो इंडिकेशन है, जैसे आपने कहा F-16 को सप्लाई करना है, जिसमें अभी तक रेस्ट्रेन हो रहा था यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से, या रशिया को न्यूक्लियर वार हेड्स बेलारूस पहुंचाना, ये एक कन्फ्रंटेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और
अगर ऐसी सिचुएशन रही तो इसमें ये नहीं कि आग के, ये जंग के शोले जो है, आग के शोले वो बहुत दूर दूर तक फैल जाएंगे। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि अगर वो F-16 देंगे तो दूसरा साइड उसको खामोशी से देखेगा। वो उनसे भी ज्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि अगर देखा जाए वार तो रशिया ने ही स्टार्ट किया डिस्पाइट। और ये जो है तो कुछ भी हो, उनको लॉसेस अगर बहुत भी हुए हैं, उनको कई जगह जो है इन्होंने जो लाए थे, रिक्रूट किए थे उनको, वो भी नाराज, लेकिन अल्टीमेटली वो अभी तक टिका हुआ है किसी भी तरीके से। हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, तो उनके जानी मानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यानी कि यूक्रेन या उसके एलाइज को नुकसान नहीं, उनकी भी बड़ी तबाही हुई है। अच्छा, इस जंग में अभी पिछले एक हफ्ते में एक और तब्दीली देखने में आ रही है कि जो रूस के मुखालिफ ग्रुप्स हैं, रेनिगेट्स जिन्हें कह सकते हैं, नाराज ग्रुप्स कह सकते हैं, वो भी रशियन टेरिटरी पर हमले कर रहे हैं। उसमें क्या कोई किसी तरह की कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि बिल्कुल ये इस तरह से लग रहा है जैसे सीरिया और इराक में मिलिटेंट्स को यूज करके या टेररिस्ट को यूज करके उन हुकूमतों को परेशान किया गया था। यहां भी कुछ इस तरह के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये कोशिश पहले से की गई थी। अगर आपने देखा, जब रशिया ने रिक्रूटमेंट लाजिम करा दिया लोगों के लिए, तो उस वक्त बहुत सारे लोग यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भागे। लेकिन अल्टीमेटली रशिया को हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। इट हैड रिमेन्ड ए बिग पावर। जब कोल्ड वार चल रहा था, सुपर पावर रहा था, बराबर टक्कर ले जी, बीट क्यूबन वार, वियतनाम या दूसरे में, जितना वो टक्कर ले रहा था अमेरिका के साथ, इतना कोई इस वक्त चाइना इतना नहीं था ये। और ये एक चीज है, अभी रिसेंटली जो है रेडर्स जैसे कहते हैं, रेनिगेड्स आप कहिए, ये कुछ रशिया ने भी भेजे थे जिनको इस्लाह दिया था। उनको ये शिकायत है, जो रशिया ने भेजे हैं उनकी ये शिकायत है, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन टाइम पर नहीं दिया गया, उनको शायद जो कैश उनको किया था प्रॉमिस वो नहीं मिला, इसलिए वो किसी हद तक खफा है। दूसरा, ये यहाँ से उन्होंने जो कोशिश की उनका एक लिमिटेड रहा है। यू कांट कंपेयर यूक्रेन विद रशिया इस वक्त भी, क्योंकि यूक्रेन का मसला होता तो यूक्रेन का वजूद ही एक महीने में खत्म होता। देखिए, ये जो वार है इतनी देर नहीं खिंच जाता अगर अमेरिका और उसके एलाइज, जिसमें खासकर नाटो है, वो यूक्रेन के मदद को नहीं आते। वरना जो पहले 7-8 दिन इसमें एडवांस रहे रशियन ट्रुप्स, ये मामला उसी दौरान ही खत्म हो जाता है। और उसी वजह से ये वार अब 15वें महीने में दाखिल हुआ है। ये उनके सपोर्ट की वजह से, जो उन्होंने मैसिव मिलिट्री एड उनको दिया है। और इसमें ये भी है कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं इन्होंने भी बहुत फाइट दी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दोनों का मैच है कहीं। ये यूक्रेन को पहले भी पता था। अच्छा, ये अमेरिका से गलती हुई कि रूस की ताकत को ठीक से असेस नहीं कर सका, या जो एक डिटर्मिनेशन पुतिन का है जंग को जीतने का, वो डिटर्मिनेशन वो असेस नहीं कर सका? कहाँ गलती कहाँ हुई, किसकी गलती हुई? गलती दोनों साइड हुई है। रशिया को एक चीज, उसने जब अटैक किया उसके पास कोई यानी कि फोकस नहीं था कि क्या करना है उसे। क्या उसे सारा यूक्रेन पर कब्जा करना था या वो कुछ एरियाज पर कब्जा करना चाहता था? अगर वो उस तरीके से, जब वो उसने हमला किया तो उसने सारे इलाकों पर चढ़ाई की, हमला किया, जिसमें वो इसके जो है न्यूक्लियर प्लांट्स भी आए, कीव भी आ गए, सारे चीज। अगर वो फोकस करता है जैसे इसने पिछली बार क्रीमिया में किया था, तो उससे बहुत फर्क। और इसका फायदा जो है अमेरिका ने ये उठाया, उनको टाइम मिला, ब्रीदिंग स्पेस, उनको टाइम मिला, वो किस तरीके से यूक्रेन को अपनी मदद फराहम कर सके।
और इमिडिएटली वो एक्शन में आए, नाटो भी गल्वनाइज हुआ। उन्होंने इमिडिएटली उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था, चाहे सैटेलाइट इमेजेस थे, चाहे उनको फौजी इमदाद देना था, हेवी लाइट आर्टिलरी, बड़े बड़े जो इसमें जो गन्स है, हर एक चीज फराहम करके कहीं ना कहीं इससे रशिया का जो था वो कहीं रुक गया। और वो हर एक जगह एक्चुअली रशिया ने हर सिटी पर कब्जा करने की कोशिश की, और इससे जो है कोहेसिवनेस नहीं रही इस वार में, जिसकी वजह से अमेरिका को ब्रीदिंग स्पेस, अमेरिका और इसके अलाइज को ब्रीदिंग स्पेस मिली। रशिया फोकस नहीं कर सका। अगर वो पहले से ही 2-3 एरिया, जैसे उसने क्रीमिया के टाइम किया था, क्रीमिया उसका टारगेट था, वो उसने कैप्चर किया और फिर बाकी कहीं हाथ नहीं लगाया। इस वक्त किया तो इस वजह से प्रॉब्लम्स और वार खिंच गया। अब वार जो है, जैसे मैं पहले भी कहता, वार स्टार्ट करना किसी कोई भी कर सकता है, लेकिन खत्म उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन क्या होती है वही डिसाइड करता है कैसे ये खत्म हो जाएगा। और इस वक्त दोनों के लिए भी जो है मौजूद टाइम नहीं है वार खत्म करने का, क्योंकि पोजीशन जो है क्लियर हो गई है। यहां तक अब लग रहा है कि बढ़ने के चांसेस है, हो सकता है इसमें कन्फ्रंट्रेशन मजीद बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये भी, अमेरिका इसमें एक्चुअली कुछ इसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, उससे भी शायद वो फोकस दूर करना चाहता है। लेकिन इस वार की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ गया, तो फिर उनके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे, यूरोप को ज्यादा चैलेंजेस होंगे, जिसका वो अंदाजा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यूक्रेन जंग के बाद में जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की हैं, बहुत ही नुमाया, उसमें भारत की खास खास कुछ तब्दीलियां अगर हमारे प्रोग्राम देखने वालों को कुछ बता सकें कि कहां कहां, जिस तरह से रूस के साथ कुछ और बढ़ा और अमेरिका से थोड़ा सा पीछे हटने के जो इशारे मिल रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं क्लियरली कहूंगा, अमेरिका और इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, एंड ओवर द इयर्स, खासकर पिछले मोदी जी के जमाने से इसमें बहुत स्ट्रांग। उसकी एक वजह ये जो है, दो चीजें हैं, एक चाइना है, दूसरा साउथ चाइना पॉलिसी है, और ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा अब इकोनॉमिक रिलेशंस भी बन गया है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है बिटवीन टू कंट्रीज, वो एक चीज हुआ है। इंडिया ने डिस्पाइट दैट, अगर आपने देखा, इंडिया और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात है वो लॉन्ग टर्म ताल्लुकात थे, सिंस 50 से चल रहे थे। जब ख्रुश्चोव था, बुगानन था, ब्रेजनेव था, और इसके बाद जो भी आया उनके साथ, इसमें थोड़ी बहुत जो शिफ्ट है आफ्टर 90, जब नरसिम्हा राव आ गए और कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन होने लगा है, उसके बाद प्रो वेस्ट पॉलिसी बनने लगी। यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका बिकेम ओनली सिंगल पावर, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसमें भी तब्दीली आने लगी है। लेकिन इंडिया के जो मिलिट्री जो टाइज थे विद रशिया, वो बहुत स्ट्रांग थे। 70 to 80% जो इनकी मिलिट्री इक्विपमेंट था वो रशिया से ही था, उसमें बीच में कमी भी आ गई थी। लेकिन हाल ही में पिछले 1-2 साल के दौरान हमने फिर देखा है कि कहीं ना कहीं इंडिया उनके साथ भी टाइज को बराबर कायम रखना चाहता है, क्योंकि उनको इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है रशियन ऑयल का, उसका इंडिया को मिला है, मैक्सिमम बेनिफिट मिला है। हालांकि ये भी एक हकीकत है, उसका जो जो कंज्यूमर्स है, कॉमन पीपल है, उनको पर्कुलेट नहीं हुआ वो बेनिफिट। वो बड़ी बड़ी कंपनीज को हुआ है, लेकिन बेनिफिट हुआ है, चाइना को हुआ है, और दूसरे कंट्रीज भी इसमें लगे। और ये एक, उसमें भी एक और चीज आई है, ओपेक में सऊदी अरबिया हो या दूसरे कंट्री से, वो रशिया की पॉलिसी अडॉप्ट करे, न कि अमेरिका के। जो बार बार उनको रिक्वेस्ट की थी कि उनको आउटपुट बढ़ाइए, उन्होंने नहीं मान लिया। एक वो बैलेंस, वो अपना जो पुराने तरीके से जब उनको कहा है, कोई छोटा सा अफसर भी कहता था, वो एकदम घबराते थे और आउटपुट काम करते थे, ज्यादा करते थे, जैसे ही उनकी मर्जी है। वो अब नहीं होता है।
उसमें एक कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि ये अगर तेल के कीमत कम हो जाएंगे, ज्यादा कीमत, तो उनकी इकोनॉमी भी हिट हो रही है। अब वो थोड़ा इसमें बड़े होशियार बन गए। इसके अलावा आप देखिए, दुनिया के तकरीबन हाफ से ज्यादा कंट्रीज जो है, अरब लीग देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान या दूसरे कंट्रीज में, ओआईसी में मैक्सिमम कंट्रीज ने कंडेम नहीं किया रशियन इन्वेजन को। ये दिखा रहा है। एक और ताजा मतलब अंदर अंदर एक डेवलपमेंट हो रहा है। एशियन क्लियरेंस यूनियन ACU, जिसमें 9 मुल्क हैं, जिसमें इंडिया, ईरान और कई और हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो स्विफ्ट के मुकाबले में अपना अलग बैंकिंग सिस्टम, कारोबार डॉलर से जरा हटके करना चाह रहे हैं। तो वो भी कुछ उसी तब्दीली का हिस्सा है जो यूक्रेन जंग के बाद में हमने देखा है। देखिए, इसमें एक और चीज है, ये आइडिया पहले से था। अगर आप देखिए, मलेशिया ने पहले शुरू किया था अपनी एक करेंसी, उस वक्त महातिर मोहम्मद थे। लेकिन चूंकि अब चाइना और इंडिया बहुत पावरफुल इकोनॉमीज बन गए हैं, 2 दिन पहले ही इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। उन्होंने डिस्प्लेस किया है ब्रिटेन को, और IMF के रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। और इसके अलावा डोमिनेट ये कर रहे हैं इकोनॉमिक सीन को। और एक मूड आइडिया है, जैसे आप देखते हैं कि डॉलर को वीकन करने के लिए ये भी एक स्ट्रेटेजी है चाइना की, खासकर जिसमें रशिया भी शामिल है, कि उसको जो इसकी स्ट्रॉन्ग जो इसका एप्रिसिएशन रहती है, उसको कमजोर करने के लिए, ताकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इट विल हिट अमेरिकन इकोनॉमी। इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं एक पैरेलल सिस्टम किया जाए, डॉलर के बजाय किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड किया जाए। जैसे अभी जो मैंने शायद पहले भी कहा, पाकिस्तान ने जो रशिया से तेल लिया, वो उन्होंने चाइनीज यान में लिया। उन्होंने डॉलर हम नहीं लेंगे, ऐसे चाइना खुद उनके साथ इसी तरीके से कर रहा है। या इंडिया है, इंडिया भी हो सकता है, चूंकि सैंक्शन लगे हैं इंडियन रुपी में, पहले भी हुआ करता था, ये इनके साथ ही नहीं, ये ईरान के साथ भी हुआ करता था। कभी कुछ वाटर सिस्टम में होता था, कभी जो है इंडियन रुपी में देते थे, जो उसको बाद में वो वहां से कुछ लेते थे वहां से। ये जो है, ये एक मूव शुरू हुआ है, और ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत डेंजरस है। अगर ये मटेरियलाइज हुआ पूरी तरीके से, तो अमेरिकन इकोनॉमी विल बी बैडली हिट बाय इट। जी जी जी। तो ये बहरहाल अमेरिका के अपने सियासी फैसले और किस तरह से वो हर जगह अपने आप को एक मोनोपोली बनाए रखना चाहता था, उसमें डेंट तो पड़ा है, और यूक्रेन जंग ने इसको जरा तेज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। के अलावा आप देखिए कि कभी भी किसी भी जगह जो है, ये दे आर लूजिंग ग्राउंड। मसलन अरब में हुआ है, या दूसरे कंट्रीज में, इवन साउथ एशिया में अगर आप देखेंगे, अब उनका है नहीं इतना, ये जो है दूसरी जगह जाए वहां भी उनका वो नहीं रहा है, ओरा नहीं रहा है। हाँ, अभी जो है, अभी एक पावरफुल कंट्री रही है, इकोनॉमी भी है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो बहुत कम हो गया है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। ये असेसमेंट जो है, ये बहुत ही अहम है कि अब वो दुनिया में वो हालत अब नहीं रही है जिस तरह से वो एक बहुत ही मजबूत और सबके ऊपर हावी रहने वाली एक ताकत समझी जाती थी। अब उसमें जरा तब्दीली आ रही है, बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।